हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस हब। आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सब लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे प्रीलिम्स 2023 के बाद। इस सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि सेट बी में मौजूद है। Which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि जो बी कीपिंग होती है उस बी कीपिंग में इस वर्ड वैगल डांस को यूज़ किया जाता है तो आप राइट आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं जो कि है हनी बीज सी। सो जो बी कीपर्स होते हैं वो इन डायरेक्शंस को और इन पूरी की पूरी जो इनकी वैगल डांस है इसको यूज़ करते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन को शेयर करने के लिए, राइट। सो ये आंसर होगा हनी बीज, राइट। Second question है some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Yes, exactly this statement is correct. Why? Because कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हम देखें कि ऐसे बैक्टीरियाज अगर हम पानी को भी बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पे भी कुछ बैक्टीरियाज बच जाते हैं, मरते नहीं हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर भी हमें बैक्टीरियाज का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। सेकेंड, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कुछ तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको साइक्रोफाइल्स बोला जाता है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें बोला जाता है साइक्रोफाइल्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी नीचे एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एसिडोफाइल्स बोला जाता है। ये एसिडोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत ही ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमें थोड़ा सा आइडिया है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो भी सारे बैक्टीरिया थोड़ी मर जाते हैं, और अगर हम बहुत ही ठंडे इलाकों में भी जाएं जहां पे बर्फ है वहां पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं, तो उससे भी हम सही आंसर तक पहुंच सकते थे जो कि आंसर है सी। दो इस बार 1 पेयर 2 पेयर और ये ऑल ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनसे ऑप्शंस आर ट्रिकी, बट अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम इन स्टेटमेंट्स पे लगाएंगे तो वी कैन इजीली रीच टू द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मेनाइट एंड रूटाइल। ये जो दोनों की दोनों जो अबंडेंटली अवेलेबल मिनरल्स हैं, ये कौन से मिनरल का पार्ट होती हैं और कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया में मिलती हैं? ऐसा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है और हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है वहाँ पे लार्ज रिसोर्सेज हैं हैवी मिनरल्स के, और ये सारे हैवी मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, चाहे वो मोनाजाइट सैंड हो। पिछली बार मोनाजाइट सैंड के बारे में पूछा गया था, वो भी क्या है, एक हैवी मिनरल है और मिलता कहाँ पे है? कोस्टल एरियाज में। और इसी कारण से इन सारे मिनरल्स में, चाहे वो इल्मेनाइट हो, चाहे वो ल्यूकॉक्सिन हो, रूटाइल हो, जिरकॉन हो, गार्नेट हो या मोनाजाइट हो, ये सारे के सारे जो हैवी मिनरल्स हैं, ये चीफ मिनरल्स जो होते हैं, इनमें जो मेजर अवेलेबिलिटी होती है वो किसकी होती है? टाइटेनियम की। सो द राइट आंसर इज डी, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। ध्यान से देखिएगा, फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। अगर हम इसको बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं तो एक थोड़े समय पहले एक सर्वे हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का जियोलॉजिकल सर्वे। उसमें बहुत सारा 1,40,000 मेट्रिक टन के आसपास का जो कोबाल्ट है वो प्रोड्यूस किया गया था बहुत सारी कंट्रीज में, बट उनमें से 70% ऑफ द कोबाल्ट जो वर्ल्ड का है वो सिंगल कंट्री से आता है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ Congo. So single country is producing more than 70% of the cobalt, right? So उस यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे में 1,40,000 टन कोबाल्ट आया था, उसका 70% कहाँ पे है? DRC में। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट अगर हम चलें जो कि 59th क्वेश्चन है सेट बी का, कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स। ध्यान से देखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का रोल इसमें पूछा गया है। इस बार ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने सेम कॉन्सेप्ट से 2 सवाल पूछे हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन पे 2 सवाल आए हैं और ग्रीन हाइड्रोजन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था भी, क्योंकि बजट में भी इसका मेंशनिंग था और हम क्लाइमेट चेंज के इस सिनेरियो में बहुत ही कमिटेड है किसकी तरफ, क्लीन फ्यूल्स की तरफ। इसलिए यही सवाल यहां पे पूछा गया है कि डीकार्बनाइजिंग किस में हो सकती है। बहुत ही इजी सा सवाल है, चाहे वो फर्टिलाइजर प्लांट हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, इन तीनों में जरूरत होती है किसकी, फ्यूल की। और अगर हम इन तीनों रिफाइनरीज में, इन तीनों प्लांट्स में अगर हम फ्यूल का रिप्लेसमेंट एनजी से अगर हम हाइड्रोजन को कर दें तो डेफिनेटली जो नेचुरल गैस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो खत्म हो जाएगी। इस कारण से तीनों के तीनों पेयर जो हैं वो करेक्ट हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जिससे हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो हम बस इससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन, स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन, एक क्लीन फ्यूल है। अगर वो क्लीन फ्यूल है तो, और फ्यूल है, इन तीनों जगहों पे, तीनों प्लांट्स में फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो भी हम पहुंच जाते करेक्ट आंसर तक। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नन ऑफ देम यूजेस द सी वाटर। देखो, ये अब हमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज पूछी गई है जिसको लेके इस सवाल को पूछा गया। अगर हम इंडिया के पहले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात करें जो कि मुंड्रा में है, जो कि कोस्टल एरिया में है, वो एक कोल फायर्ड प्लांट है। कोल फायर्ड प्लांट है, यानी कि कोल फायर्ड प्लांट, और इसको ओन किया जाता है कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड द्वारा। ठीक है, जो एक कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि टाटा पावर के अंडर आती है। ठीक है, तो इससे एक सवाल का तो हमें जवाब मिल गया, वो ये कि यहां पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेटली ऑन्ड हैं। इस कारण से नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ऑन्ड, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। राइट, तीसरा स्टेटमेंट तो हमें पता लग गया रॉन्ग है। दूसरा, अगर हम बात करें, इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे मुंड्रा के कोस्ट पे सी वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसको लेकर, पावर बनाने के लिए। यानी कि थर्मल पावर प्लांट में हम सी वाटर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। और वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो, खुद सोचो ना, क्या वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट को पावर नहीं चाहिए, पावर तो उन्हें भी चाहिए, तो क्यों वहां पे ऐसा थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया जाएगा? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो कॉमन सेंस बेस्ड ही हो गया, इसलिए इसका आंसर है दिल्ली, डी। राइट, नेक्स्ट इज 77। ये बहुत ही चर्चा में था मलेरिया के कारण, मॉस्किटो के कारण, और इस मेथड को वोल्बैचिया मेथड कहते हैं। जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, ये जो कि मॉस्किटो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बैक्टीरियम इन द लैब, और रिसर्चर्स ने इसको बाद में रिलीज भी किया वाइल्ड में। सो कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, ये उससे रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछ रही है। पिछली बार जैसे मियावाकी मेथड पूछ लिया था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ मेथड पूछा जाएगा। सो वोल्बैचिया मेथड ये ऐसा मेथड है जो कि कंट्रोल करने के काम आता है, जो मॉस्किटोज के द्वारा वायरल डिजीज की जाती हैं। नेक्स्ट इज एरियल मेटाजिनोमिक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसको एक पल इत्मीनान से बैठ के भी हम ध्यान से भी देखते हैं तो भी हमें इसका आंसर मिल जाता कि जो कंट्रोल डीएनए के सैंपल्स हैं उनको हवा से कलेक्ट करना इन वन गो, इसी को बोला जाता है एरियल मेटाजिनोमिक्स। देखो, जिनोमिक्स वर्ड में तो हमें पता ही है कि हम डीएनए के सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल्स, एक चीज तो यहीं पता लग गई। एयरबोर्न का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। राइट, और ड्रोन से क्यों हम इनएक्सेसिबल एरियाज में जाके कैसे कर लेंगे, तो ये सी और डी तो बिल्कुल ही गलत हो गए। बस एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट या एयर से हम डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करें, इन दोनों के बीच में थोड़ा डाउट आता है। बट द करेक्ट आंसर इज, जो हम बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एरियल मेटाजिनोमिक्स की, ये द इकोनॉमिस्ट की एक न्यूज़ थी, वहाँ से आया था। और इसमें बोला भी गया था कि वाइल्ड लाइफ जो है उनको अब डिटेक्ट किया जा सकता है बाय स्निफिंग द डीएनए इन द एयर। राइट, सो अगर हम एयर में डीएनए को स्निफ कर लें
उसी को एरियल मेटाजीनोमिक्स कहते हैं, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से की है कि अगर आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिक में देखा होगा कि होता क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिक में होता है माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स। ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट होते क्या हैं? ये वो सीक्वेंस होते हैं जो कि यूनिक पैटर्न होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। सो जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें वेरियस स्पीशीज की बतानी होगी तो वो कैसे पता लगेगी? उनकी यूनिकनेस से पता लगेगी। और वो कैसे पता लगती है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से। सो द आंसर इज ए। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो लिटरली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे करेक्ट आंसर तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फाइबर से रिलेटेड। Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts. कार्बन फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इसे अलाउ करती है कि कार के बॉडी पार्ट्स बनाए जाएं, कार की जो रूफ्स हैं उसको बनाया जाए, और बहुत सारे जो इंटीरियर कंपोनेंट्स हैं या मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेफिनेटली कार्बन फाइबर का यूज होगा। और दूसरी बात, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी जो रूफ्स हैं, जो पिलर्स हैं, वो फ्लोर पैनल्स हैं, उन सब में यूज हो सकता है कार्बन फाइबर का। ये ऐसी एक पर्टिकुलर मटेरियल है जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। एंड मोर ओवर नैनो टेक्नोलॉजी में हम सब ने देखा भी है कि ये जो मटेरियल्स हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारी जगहों पे यूज भी किए जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। रिसेंटली ऐसा देखा गया कि बहुत सारे फाइबर कंपोजिट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिसाइकल किए जाते हैं। इस कारण से सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द आंसर वुड बी A1 ओनली। यहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो द आंसर इज A1 ओनली, राइट। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस जो कि एक्सेलेरोमीटर को रिक्वायर्ड करते हो। उन एक्शंस को देखना है हमें, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। जब भी कार कोलाइड होगी तो डेफिनेटली एयर बैग के खुलने के लिए एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर किसी भी जगह पे कोई भी लैपटॉप एक्सीडेंटली फ्री फॉल हो गया, जो कि इमीडिएट उसका टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव को इमीडिएटली बंद कर दें, ऐसा सिग्नल कहां से पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलेरोमीटर। थर्ड इज टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। वो भी हम देखते हैं कि जब मेरा हाथ मूव करेगा, हाथ का मूवमेंट होता है, तभी तो वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाता है। सो मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक्सेलेरोमीटर चाहिए। सो हर इन तीनों सिचुएशन में एक्सेलेरोमीटर इज रिक्वायर्ड। सो द आंसर वुड बी ऑल 3 C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफेट्स, नेबुला एंड पल्सर्स। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, इसको साइंस एंड टेक में भी हम देख सकते हैं। बट यहां पे अगर हम ध्यान से देखें इन ऑप्शंस को तो हमें सबको पता है कि जो भी सन का या जितने भी स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, उन स्टार्स का फॉर्मेशन एक हाइड्रोजन के गैस क्लाउड से होता है जिसको नेबुला कहा जाता है। सो यहां पे अगर हम नेबुला को देखें तो जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट जो कि स्पेस में होता है गैसेस का, उन्हें नेबुला कहते हैं। सो डेफिनेटली इनसे एक बात तो क्लियर हो गई कि दूसरा स्टेटमेंट अगर करेक्टली मैच नहीं है और उसका करेक्ट मैच यहां पे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो ही गए हैं। सो जो सिफेट्स है वो ऐसा स्टार है जो कि ब्राइट और डिम पीरियोडिकली होता रहता है। और जो पार्ट 3 अगर हम इसका देखें न्यूट्रॉन स्टार का या पल्सर्स का, जो पल्सर्स फॉर्म होते हैं ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। ये कब बनते हैं? जब भी कोई मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो कोलैप्स होने लग जाते हैं, तो उस सिनेरियो में हमें यहां पे देखने को मिलता है पल्सर्स। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो एक ही पेयर ऐसा है जो कि करेक्टली मैच है, वो है थर्ड वन। सो द आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बैलिस्टिक एज वेल एज क्रूज मिसाइल। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखें। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो वो जेट प्रोपेल्ड सबसोनिक स्पीड, यहीं पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये सबसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड की बात होती है, ये क्रूज मिसाइल के केस में की जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल के केस में नहीं की जाती। तो पहला स्टेटमेंट गलत है।
स्टेटमेंट 2 की बात करें, यहीं पे अग्नि 5 की बात आती है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। सो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो द आंसर वुड बी दिल्ली, नीदर 1 नॉर 2। तो ध्यान से अगर इसको देखते तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी रादर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मर्करी पोल्यूशन। 89th क्वेश्चन इन सेट बी, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली यस, जब भी गोल्ड की माइनिंग की जाती है तो मर्करी का बहुत ही हाई स्केल पे पोल्यूशन होता है। इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत सही है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से भी मर्करी का पोल्यूशन होता है, यस डेफिनेटली। और जो लास्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, उसको भी अगर हम देखेंगे तो वहां से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। यस, यहां पे थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। वाई? बिकॉज अभी तक कोई भी सेफ लेवल नहीं पता है कि मर्करी का सेफ लेवल एक्सपोजर का क्या होगा। तो इन सब वजहों से जो आंसर बनता है दैट इज दी सी आंसर, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि एक्यूट और क्रोनिक मर्करी का एक्सपोजर जो है वो एक क्रोनिक एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। एडवर्स इफेक्ट है अगर हम इनका एक्यूट या क्रोनिक एक्सपोजर देखें मर्करी का, बट कोई भी सेफ लेवल क्या है मर्करी के एक्सपोजर का वो कोई नहीं जानता। इसीलिए देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन टू ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हमने पहले भी बात की कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इस बार 2 सवाल पूछे गए हैं। और इन तीनों स्टेटमेंट्स में अगर हम गौर से देखेंगे, जो कि हमारे आईएनए के करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था कि हाइड्रोजन जो एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है अंडर द एनर्जी पॉलिसी एक्ट ऑफ 1992, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज भी आई और इन्हें डायरेक्टली यूज किया जा सकता है इंटरनल कंबशन इंजन में, और ऐसे इंजन को जिनको जीरो एमिशन व्हीकल बोला जाएगा। और ये व्हीकल पावर्ड किए जा सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी, क्योंकि इनका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड अगर हम बात करते हैं इन हाइड्रोजन फ्यूल्स को, तो इन्हें ब्लेंड भी किया जा सकता है किसके साथ? नेचुरल गैस के साथ। अभी रिसेंटली अगर आप टोयोटा के इंजन्स की बात करें तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन बताए जहां पे उन्होंने बोला कि एनजी के साथ ऐसे फ्यूल्स को यूज करके हम हीट और पावर जनरेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आईसी इंजन में भी डायरेक्टली हाइड्रोजन के फ्यूल को इंजेक्ट किया जा सकता है। सो दीज ऑल are the questions related to science and tech for this year's prelims, and in my point of view majority of the questions were based on common sense and 70 to 80% of the questions were doable। जैसा कि पिछले सालों में देखा गया कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आते थे, इस साल क्वेश्चंस का जो लेवल है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, यस यू माइट डिफर इट, ये मॉडरेट लेवल था। अगर आप पूरे के पूरे एग्जाम को, प्रीलिम्स को देखें तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं थे, बट जिस हिसाब से इनके ऑप्शंस पूछे गए थे उनकी वजह से थोड़ा सा ट्रिकी पेपर हो जाता है। आई होप ये जो पूरी की पूरे हमने डिस्कशन किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इट विल गिव यू मोर इनसाइट वट एवर यू हैव डन इन योर प्रीलिम्स 2023। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।